टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिज्म। आई होप आप सभी का एम्स का जो पेपर हुआ है 17 सितंबर को बहुत ही अच्छा गया हो। मेमोरी बेस्ड आंसर की चैनल पर ऑलरेडी अपडेट कर दी गई थी, जिसमें मोस्ट ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन ऐड किए गए थे, सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन ऐड नहीं किए गए थे। अब आपका होने वाला है अपकमिंग में क्या, मेंस। तो जिनको भी डाउट है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट है जो 4 से 5 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट है जो आ जाएगा, मे बी 6 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर जो भी लोग को लगता है कि यदि आपका प्री अच्छा नहीं गया, मेंस की तैयारी करें या ना करें, बिल्कुल आपको तैयारी करनी है, चाहे आप उस प्री में सिलेक्ट होते हो या ना होते हो, लेकिन आपको अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है इस भरोसे कि अरे अभी प्री में नहीं हुआ तो क्यों मेंस के लिए तैयारी करें। आपकी तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। सीट ऑलरेडी एम्स ने बता दी है कि किस एम्स के लिए कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपको अपनी तैयारी नॉर्सेट के अलावा जो भी लोग अदर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है, एनएचएम राजस्थान का नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन हो चुका है, एमपी एनएचएम की आंसर की आ चुकी है, मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसमें पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस आए हुए थे। जिन भी लोगों ने ओनली 3 मंथ बस चैनल पर क्लासें ज्वाइन की थी, आपने कोई भी बुक ना पढ़ी हो, ओनली 3 महीने की क्लासेस ज्वाइन की थी जो कि यूट्यूब पर ही फ्री थी, उनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा। बस आपने क्लासें वो अच्छे से सुनी हो और देखी हो, क्योंकि ओनली मैंने कहा था जब दोनों आंसर की अपलोड की थी कि दोनों आंसर की में से ऐसे 4 क्वेश्चन बस हैं। फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, जो सेकेंड शिफ्ट की हुई थी उसमें 3 क्वेश्चन, जो आपको चैनल पर 3 महीने में नहीं पढ़ाए गए, बाकी सभी क्वेश्चन पढ़ाए गए थे। तो जिन्होंने अभी तक वो दोनों आंसर की नहीं देखी एनएचएम की, प्लीज़ जाके देखिए। जिनका भी अपकमिंग टाइम में किसी दूसरे स्टेट के लिए पेपर होता है तो वो आंसर की उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में दोनों लैंग्वेज यूज़ की गई, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि क्वेश्चन है जो हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में लाए जाएं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये रहा। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ फर्स्ट 2 लोअर सेंट्रल इंसिजन। प्रथम 2 निचले क्रंदक दांत सामान्यतः किस समय पर निकलते हैं, 2 to 3 मंथ, 6 to 8 मंथ, 10 to 12 मंथ या फिर बिटवीन 1 to 2 ईयर। तो यूजुअली इरप्शन है दांतों का जो इरप्ट होना है फर्स्ट 2 लोअर सेंट्रल इंसीजर। तो इनका जो इरप्शन है इसको प्राइमरी और दूध के दांत कहते हैं। आप ये निकलते हैं 6 से 8 महीने की उम्र में। कब? 6 से 8 महीने की उम्र है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है बनता है आपका फर्स्ट इरप्शन ऑफ टीथ। तो जनरली ये 6 मंथ के बाद से आना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो भी बच्चे बॉटल फीड बेबीज होते हैं उनमें एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग वालों के डिले डेंटिशियन मतलब डिले दांतों का आना स्टार्ट हो सकता है। तीसरा, परमानेंट दांत कब आना स्टार्ट होते हैं। तो जो एक्चुअल हम बात करें तो आफ्टर 6 ईयर के बाद बच्चों के जो दूध के दांत हैं, प्राइमरी टीथ हैं, ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले जो टीथ गिरते हैं बच्चों के वो होते हैं अपर सेंट्रल इंसीजर। अपर सेंट्रल इंसीजर सबसे पहले गिरना स्टार्ट होते हैं और परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होते हैं 6 ईयर के बाद। वो कंप्लीट प्राइमरी टीथ का इरप्शन हो जाता है 2 साल की उम्र तक। अभी डिपेंड करता है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जनरली जो 2 साल की उम्र तक, 6 महीने से लेकर 2 साल की उम्र तक बच्चों के पूरे प्राइमरी टीथ आ जाते हैं और 6 साल के बाद बच्चों के प्राइमरी टीथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। देन आफ्टर परमानेंट टीथ इरप्शन स्टार्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है पहला फीटल मूवमेंट। क्या है? पहला फीटल मूवमेंट। गर्भावस्था में गर्भ स्पंदन शीघ्र कब महसूस होता है, 12 वीक्स, 14 वीक्स, 16 वीक्स या फिर 18 वीक्स। तो क्विकनिंग का मतलब है फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर। प्रेगनेंसी में जो माँ को अपने भ्रूण की पहली हलचल फील होती है वो कब होती है, वो होती है जनरली 16 वीक में। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, 16 वीक में उन फीमेल्स में जो दूसरी या तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई हो। लेकिन जनरली
20 वीक की प्रेगनेंसी कंसीडर की जाती है किसके लिए? जो पहली बार प्रेग्नेंट है। अब ऑप्शन में है आपको 12, 14, 16, 18। आपको लगता है कि 16 पे मार्क करें कि 18 पर करें? तो आप बिल्कुल, यदि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अर्लीस्ट टाइम है, तो अर्लीस्ट है, लेकिन ये नहीं कहा मल्टी पैरा है कि प्रीमी पैरा है। तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे 18 वीक को। किसको? 18 वीक को। मल्टी पैरा में 16 वीक के बाद स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो प्रीमी पैरा है उनमें 20 वीक में फील होती है। किसमें? 20 वीक की प्रेगनेंसी में, 20 वीक्स में। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में 16 और 18 दोनों चीज़ें हैं, तो आपको 16, 18, 20, मान लीजिए 16, 18, 20 है, तो आपको मार्क करना है 20 को। लेकिन 20 की जगह 80 है, तो आप 80 को मार्क कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 20 वीक तक की प्रेगनेंसी में, फिर चाहे वो प्रीमी हो मल्टी हो, सब में फील होने लगेगा। यदि नहीं होता है, फिर आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स इन एन इंडिविजुअल? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत किसी व्यक्ति में एड्स का इंडिकेटर है? ऑप्शन में है CD4 काउंट लेस देन 1000 सेल्स पर mm3², CD4 कोशिकाओं की संख्या 1000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, या फिर CD4 कोशिकाओं की संख्या 800 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, या फिर CD4 कोशिकाओं की संख्या 400 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि CD4 काउंट सेल्स है जो कितना 200 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना। एड्स का इंडिकेटर पूछा है। किसका? एड्स का इंडिकेटर क्या होगा? कितनी सेल्स घटेंगी कि एड्स कंसीडर किया जाएगा? तो होगी CD4 टी सेल्स काउंट कितना? 200 से भी कम हो जाना। कितना? 200 सेल्स से भी कम हो जाना। एड्स में आपको HIV एड्स की ड्रग पूछी जाती है जिडोविडिन एंड नेवेरापाइन। जिडोविडिन, नेवेरापाइन। दूसरा यहाँ पे आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछा जाता है, तो वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट है एड्स के लिए। तीसरा सेल्स पूछें कि कौन सी घटेंगी, तो CD4 सेल्स काउंट 200 से भी कम हो जाएगा। 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर से भी कम हो जाना। कौन सा? CD4 टी सेल काउंट। अब यहाँ पर एड्स वाले व्यक्ति में कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती, ये भी आता है। जिस बच्चे को यदि एड्स है तो उसमें BCG वैक्सीन नहीं दी जाती है। ये बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आते ही आते हैं। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, ऐड नहीं किए गए, बट मैंने आपको बताया याद रखें। एक तो ये आएगा कि यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराना चाहती है लेकिन उसको एड्स है, तो वो क्या करे? नेवेरापाइन ART ड्रग के साथ फीड करा सकती है। एड्स की ड्रग क्या है? जिडोविडिन है। सेल्स कौन सी कम होगी, तो होगी CD4 टी सेल काउंट 200 से भी कम चली जाएंगी। कन्फर्मेटरी टेस्ट तो वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज नोन एज। मनुष्य के भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास अध्ययन में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाने जाते हैं? सोशल साइंस के, एंथ्रोपोलॉजी, एक्यूलरेशन या फिर सोशियोलॉजी, किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा किससे? एंथ्रोपोलॉजी। किससे? एंथ्रोपोलॉजी से। सोशल साइंस तो सोसाइटी की स्टडी में जाएगा। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल और कल्चरल, फिजिकल, सोशल, कल्चरल किसी पर्सन की, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी। क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर्स ब्रेस्ट? तो कौन सा हार्मोन जरूरी है मिल्क प्रोडक्शन के लिए? FSH, प्रोलैक्टिन, ADH या फिर ऑक्सीटोसिन? कौन सा हार्मोन जरूरी है? तो वो होगा यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन। इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। यदि मिल्क प्रोडक्शन के लिए हार्मोन पूछते हैं तो क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन और इजेक्शन, जिसको आप लेट डाउन रिफ्लेक्स और लेट डाउन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, तो ऑक्सीटोसिन। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन।
जो वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ओवरी में जो फॉलिकल्स बनते हैं उनको डेवलप करने के लिए, मैच्योर करने के लिए हार्मोन जरूरी होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन ड्यूरिंग लेबर। प्रसव के समय पूर्ण सर्वाइकल फैलाव किसको कहते हैं? 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। इसके लिए आप कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन में कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द लेबर। तो ये लेबर की जो स्टेज होती हैं 4 होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहली स्टेज में होता है सर्विक्स का डायलिटेशन। क्या है? पहली स्टेज में होगा सर्विक्स का डायलिटेशन जो कि 0 to 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। कितना? 0 to 10 सेंटीमीटर तक, जिसको कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरी स्टेज आती है सर्विक्स डायलेट होने से लेके कंप्लीट होगी बेबी के फीटस के एक्सपल्सन तक। एग्जाम में पूछा जाता है, ये अभी NHM में भी आए थे क्वेश्चन, सर्विक्स डायलेट होने के और फीटल एक्सपल्सन की स्टेज, तो वो है सेकेंड। फिर फीटल एक्सपल्सन से लेके प्लेसेंटल एक्सपल्सन की स्टेज कहलाती है तीसरी स्टेज, और ये स्टेज क्या कहलाती है? प्लेसेंटल एक्सपल्सन। फोर्थ कहलाती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज, इसमें प्लेसेंटा बाहर आ गया, उसके बाद जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो वाली स्टेज। तो क्या है? टोटल 4 स्टेज होती हैं, चारों में ड्यूरेशन अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है। क्लियर? नेक्स्ट इज विच वन इज द प्रेफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अंडर 5 year old चिल्ड्रन। बच्चे की उम्र कितनी है? 5 साल से कम है। 5 वर्ष से छोटे बच्चे के लिए क्या है? 5 वर्ष से छोटे बच्चे में मांसपेशी में सुई लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है? कौन सी है सबसे उपयुक्त जगह 5 साल से कम उम्र बच्चे की? डेल्टॉइड साइट, वास्टस लैटरलिस साइट, वेंट्रोग्लूटियल साइट या फिर डॉर्सोग्लूटियल साइट। कहाँ पे लगा सकते हैं आप इंजेक्शन? तो ये लगाएंगे आप वास्टस लैटरलिस में। 5 साल से ऊपर कहते तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, कहाँ पे लगा सकते हैं आप? इंट्रामस्कुलर जो एज एन एडल्ट में लगता है उस तरीके से वेंट्रोग्लूटियल। लेकिन यहाँ पर यदि बात की जा रही है कि बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो आप लगाएंगे वास्टस लेटरलिस। कहाँ पर? वास्टस लेटरलिस साइट में, जो कि कहलाता है जांघ के बाहरी भाग वाली मसल्स में, क्योंकि इस एरिया में यदि बच्चे की उम्र कम है तो वहाँ पे मसल्स ज़्यादा रहेंगी तो नर्व इंजरी होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया। ये ड्रग अभी नॉर्सेट एग्जाम में आई है, मुझे कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके से आया था, या तो इसकी टॉक्सिसिटी पूछी गई है, इसके साइड इफेक्ट पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन आया था एक्लेम्सिया वाली ड्रग से। क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए सबसे सटीक दवा कौन सी है? डाइजेपाम, एप्सोलिन, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर लेविटोल। तो लेविटोल और जो एप्सलिन है ये सभी क्या है? स्पेशली लेविटोल ये क्या है? नॉर्मली जो बीपी बढ़ा हुआ होता है, हाई बीपी को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है। क्या है? हाई बीपी को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है। और जो एप्सिलॉन है ये जनरली सीजर या फिर कार्डियक अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इमरजेंसी मेडिकेशन है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम सल्फेट है क्या है? MgSO4। क्या है? MgSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ किया जाता है एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया को मैनेज करने के लिए। इन केस इसका ओवरडोज हो जाए तो इसका साइड इफेक्ट आपको एग्जाम में पूछा गया था। यदि ओवरडोज होता है मैग्नीशियम सल्फेट का तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो यहाँ पर एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया है क्या? प्री एक्लेम्सिया के आगे की स्टेज कहलाती है एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में फिट्स नहीं आएंगे, कन्वर्जन नहीं आएंगे, लेकिन एक्लेम्सिया में कन्वर्जन्स आएंगे। होगा क्या? प्रोटीन यूरिया होगा, बहुत ज़्यादा हाई बीपी होगा, ब्लड विजन होगा, हेडेक होगा, स्वेलिंग होगी। ये क्या है? क्लासिकल साइन एक्लेम्सिया के और प्री एक्लेम्सिया के।
लेकिन एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से कि एक्लेम्सिया में कन्वल्जन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी कंडीशन है। यदि प्रेगनेंसी में एक बार एक्लेम्प्टिक फिट्स आ गए, प्री एक्लेम्प्टिक स्टेज में यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाए, वुमेन एक्लेम्प्टिक में चली गई तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप फिट्स मैनेज करेंगे कि बीपी को लो करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जब बीपी हाई होता है तो ब्लीडिंग पीपीएच भी साथ में होगा, तो इस तरीके से कभी कभी मॉर्टेलिटी रेट का जो रीजन बनता है वो ये भी बन जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लेम्सिया को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इज इंडिया कम्स अंडर विच रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? अफ्रीका रीजन, अमेरिकन रीजन, यूरोपियन रीजन या फिर साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आते हैं और ये वाला क्वेश्चन है जो WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया वाला कि इंडिया कौन से उसमें आता है, इंडिया आता है साउथ ईस्ट एशिया में। किसमें? साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में। तो G20 समिट हुआ था, उससे 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं अभी। एक तो थीम पूछी गई थी, वो थी वसुधैव कुटुंबकम। अब यहाँ पर कौन सा जो मे बी नॉर्सेट में आपको पक्षी पूछा गया था, इंडिया का नेशनल ट्री पूछा गया था। तो इस तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई थी, विक्रम ने जो लैंडर है वो अलग कब हुआ था। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको आए हुए थे। अब यहाँ पर जो कंट्री हैं तो कंट्रीज़ के नाम भी आपको पूछ सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में टोटल 11 देश हैं। ब्रूनेई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये सभी क्या हैं? ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री देश हैं। आपको एग्जाम में कंट्री देश हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली इंडिया किस रीजन में आता है? साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में WHO का ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। यहाँ से इतना ही आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू मोप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन कक्ष के फर्श पर बिखरे खून को पोंछने के लिए किस घोल का उपयोग करना चाहिए? सिडेक्स, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सेवलॉन या फिर फॉर्मेलिन। किसका यूज़ करेंगे आप? यदि ब्लड स्पिल्ड हो गया है फ्लोर पर OT के हॉस्पिटल के कहीं के भी, तो आप किससे क्लीन करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइट से। किससे? सोडियम हाइपोक्लोराइट से। नेक्स्ट वन, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय, यदि आपको एंडोस्कोपी या कोई भी स्कोपी क्लीन करने का पूछे तो कहना 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड। कितना? 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड। यदि फ्लोर पर ब्लड गिर जाए तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। यदि स्पुटम गिर गया है तो ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? स्पुटम गिरा हुआ है, थूक किसी ने थूका है तो ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वन, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्लिट्रेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल के नाभिसिरा के बंद होने से क्या बनता है? आफ्टर बेबी बर्थ के बाद जो अम्बिलिकल वेन है, जो उस टाइम पर रही है, यूट्रस में रही है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती रही, 2 आर्टरीज 1 वेन रही हैं। एग्जाम में NHM MP में आया है अभी रिसेंट में। 2 आर्टरी 1 वेन रही हैं। आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं, वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। लेकिन जब ये वेन आफ्टर बर्थ के बाद क्लोज होगी तो क्या बनेगी? लिगामेंटम वीनोसम, वेसिकल आर्टरीज, लिगामेंटम टेरेस या फिर फोसा ओवलिस। कौन सा पार्ट बनाएगी ये? तो ये बनेगा लिगामेंटम टेरेस। क्या है? लिगामेंटम टेरेस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ RBC। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का 80 दिन, 100 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन का। कितने दिनों का रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन रहेगा, ड्यूरेशन होगा? तो वो था 120 दिन का। कितना? 120 डेज और 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द
मेजर सपोर्ट टू द यूट्रस एंड सर्विक्स, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूट्रस और सर्विक्स को सपोर्ट देगा, वो भी बड़े तौर पर राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट या फिर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। कौन से लिगामेंट सपोर्ट करेंगे यूट्रस और सर्विक्स को, तो ये कहलाते हैं कार्डिनल लिगामेंट। कौन से? कार्डिनल लिगामेंट और लेटरल ट्रांसवर्स सर्वाइकल मैकनॉट लिगामेंट, ये नाम आप याद रखें। मैकनॉट लिगामेंट जो कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड हाउस यूटराइन आर्टरी एंड यूटराइन वेंस के यहाँ पे रहेंगे। ये लिगामेंट जनरली साइड से सर्विक्स और लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना को सपोर्ट करने का काम करेंगे। कौन से? कार्डिनल लिगामेंट। ये रहे यहाँ पर जो सर्विक्स और वेजाइना दोनों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं लिगामेंट। तो इन्हीं लिगामेंट का दूसरा नाम क्या है? मैकनॉट लिगामेंट। पेपर वगैरह लीक हुआ था तो आई डोंट नो कि ये कितना सही है और कितना नहीं है। तो यहाँ पर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये रहा, द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टासाइड पर डे इज। तो प्रोजेस्टासाइड है जो पर डे कितना हार्मोन रिलीज करेगा, 25 म्यूजी, 45 म्यूजी, 65 म्यूजी या फिर 85 म्यूजी। तो प्रोजेस्टासाइड एक आईयूसीडी डिवाइस है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है और ये पर डे 65 म्यूजी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। कितना? 65 म्यूजी। ये देखिए यहाँ पर ये रही जो प्रोजेस्टासाइड डिवाइस जिसमें टोटल 38 mg प्रोजेस्टेरोन रहेगा, लेकिन ये पर डे की बात करें तो 65 म्यूजी पर डे रिलीज करेगी। और इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होगा कि थिक करेगी, थिक प्लग ऑफ म्यूकस जो कि सर्वाइकल ओस के यहाँ पे रहेगा, जिसके कारण स्पर्म है जो पेनिट्रेट होगा उनको नहीं कर पाएगा। थिक कर देगी म्यूकस प्लग को तो पेनिट्रेट नहीं होगा स्पर्म, और जब पेनिट्रेट होकर अंदर नहीं जाएगा प्रेगनेंसी से आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें कितना हार्मोन रहेगा टोटल पूछें तो 38 mg, पर डे रिलीज करना पूछें तो 65 म्यूजी हार्मोन है जो डेली रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट इज, तो 8 साल के पहले यदि प्यूबर्टी आ जाती है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अदर, और जो साइन है प्यूबर्टी के साइन दिखाई देने लगेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? वो स्टेज कहलाएगी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। थैलार्ची का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट वर्ड्स का डेवलपमेंट होना। मीनार्ची का मतलब होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना। डिले प्यूबर्टी का मतलब होगा जब प्यूबर्टी अब 16 ईयर के बाद भी ना आए, तब इसके लिए हम क्या कहेंगे? 14 to 60 ईयर के बाद आती है तो उसको हम कहेंगे डिले प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन इज, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। तो कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो वाटर यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए? 98 डिग्री फ़ारेनहीट, 105 डिग्री फ़ारेनहीट, 70 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री फ़ारेनहीट। दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो वाटर हम कोल्ड स्पंजिंग के लिए यूज़ करेंगे? तो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन इज, विच अमंग दी फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इनमें से क्या कहलाएगा? ऑप्शन में इकोनॉमी, फैमिली, होम विजिट और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा बैकबोन ऑफ कम्युनिटी के लिए वो क्या होगा? वो होगा यहाँ पर होम विजिट। क्या होगा? होम विजिट। नेक्स्ट वन इज, फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स रेट, डेलीरियम एंड रोज कलर्ड रैसेस इंडिकेट द डिसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है, एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ साथ यहाँ पर जो रोज कलर के रैसेस दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं? रोज कलर के रैसेस हैं बॉडी पर। वो क्या, कौन सी डिसीज़ के साइन है? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनस या फिर चिकन पॉक्स। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कि रोज कलर स्पॉट्स किस डिसीज़ में देखने को मिलते हैं? तो रोज कलर जो स्पॉट देखने को मिलते हैं मीजल्स में। किसमें? मीजल्स और रूबियोला में। यहाँ पर चिकन पॉक्स और मीजल्स के जो साइन है थोड़े बहुत मैच करते हुए हैं, लेकिन जो रोज कलर के स्पॉट्स हैं, कॉप्लेक स्पॉट्स हैं, किस में देखने को मिलते हैं? मीजल्स में। चिकन पॉक्स में है जो सबसे पहले जो रैसेस आएंगे कहाँ पर फॉर्मेशन होगा चेस्ट पर, फिर देन आफ्टर पूरी बॉडी पर। इनका मेन साइन यही है
कॉप्लेक स्पॉट्स पेन साइन है मीजल्स का, और रोज स्पॉट्स किसमें देखने को मिलेंगे, मीजल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ऑप्शन में था टिटनेस, तो टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी। इंक्यूबेशन पीरियड है एवरेज 10 डेज, जो कि जनरली 3 से 21 दिन का होता है, और ट्रांसमिशन होता है इसका टिटनेस का किसके थ्रू, डायरेक्ट मिट्टी से, सॉइल से। जो क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी है इनका ट्रांसमिशन जनरली कैसे होता है, मिट्टी से या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो हम अस्थमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन से, टेक द वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली और नन ऑफ दी अबव। तो अस्थमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेनली यहाँ पर एलर्जन से, क्योंकि अस्थमा किससे होता है जनरली, एलर्जन से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रोंकाई है इसमें क्या होगा, स्पाज्म देखने को मिलेगा, क्या होगा, स्पाज्म होगा, सिकुड़ेगी, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, बीजिंग साउंड मेन साइन है इनका। अब यहाँ पर बात की जाती है कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, तो एलर्जन से, जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उससे दूर रहिए, तो आपको वो प्रॉब्लम अपने आप नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लेम्ड नॉर्मली, तो यदि बेबी क्या कर रहा है, अच्छा कहते हैं जो हेल्दी बेबी की पहचान है वो क्या है, डिलीवर होने के तुरंत बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि बेबी क्राई कर रहा है तो कॉर्ड को हम कितने टाइम में क्लैम्प करेंगे, 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, और वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो क्राइंग बेबी, बेबी अच्छे से यदि क्राई कर रहा है तो क्लैम्प को हमें कब क्लैम्प कब करनी है, कॉर्ड हमें जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब। वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप देन आफ्टर वी कैन क्लैम्प द कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय, ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का कॉज क्या है, निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीज वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, निसीरिया गोनोरिया। क्या है, निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न। एग्जाम में आ सकता है ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का मतलब क्या है, कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न, जो कि आई इन्फेक्शन है, विद इन 30 डेज में डिलीवरी से लेके फर्स्ट 30 डेज में डेवलप हो सकता है। बर्थ कैनाल के थ्रू हो सकता है बच्चों को, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है गोनोरिया। निसीरिया गोनोरिया ही इसका मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के लिए। तो यहाँ पर बर्थ कैनाल से बेबी यदि वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे निसीरिया गोनोरिया जो एजेंट है इसके थ्रू बेबी को ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम डेवलप होने के। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनेस इज, क्लिनिकल साइन क्या है इसमें से टिटनेस का, कॉप्लेक स्पॉट्स, स्यूडोमेम्ब्रेन, ओपिस्थोटोनस और हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया तो रेबीज का क्लिनिकल साइन है, कॉप्लेक स्पॉट्स मीजल्स का साइन है। अब यहाँ पर बचते हैं दो, स्यूडोमेम्ब्रेन और ओपिस्थोटोनस। तो टिटनेस में जनरली क्या अफेक्ट होगा, बोन्स अफेक्ट होंगी, मसल्स अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर टिटनेस का जो क्लासिकल साइन है वो क्या है, वो ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस इज द सीवियर हाइपर एक्सटेंशन एंड स्पासिटी in which an individual's head, neck and spinal column enter into complete bridging और arching position। एग्जाम में आपको यदि इमेज दिखाई दे कि ये किसके कारण हुई है तो ये हुए टिटेनी के कारण। किसके कारण, टिटेनी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो अब यहाँ पर यदि इस तरीके से आर्च बन जाती है टिटेनी के कारण तो इसके लिए क्या टर्म हम यूज़ करेंगे, ओपिस्थोटोनस, जिसमें सीवियर हाइपर एक्सटेंशन हुआ है बॉडी का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पाज्म देखने को मिला है, जिसमें पर्सन का हेड, नेक और पूरी स्पाइनल कॉर्ड ने एक आर्च बना लिया है। क्या बना लिया है, आर्च बना लिया है, ब्रिज जैसे बना लिया है कि यहाँ से देखिए सीधा यहाँ तक जो यहाँ पर टोए हैं, टोए से सीधा हेड तक पूरा एक बीच में जो ब्रिज जैसे दिख रहा है क्या है, ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस व्हाट लेवल ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन टुगेदर with high blood pressure is sufficient to categorize her as having pre-eclampsia। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लेडी है उसके लिए क्या है, प्री एक्लेम्सिया है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है जो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट होते हैं। तो एल्ब्यूमिन ही चेक किया जाएगा
तो यूरिन एल्ब्यूमिन का जो लेवल है हाई ब्लड प्रेशर के केस में लेडी को प्री एक्लेम्सिया है, तो कैसे आप कैटेगराइज कर पाएंगे, +3, +4, +5 या फिर +2। तो कितना प्रेजेंस है जो यूरिन एल्ब्यूमिन माना जाएगा कि लेडी को प्री एक्लेम्सिया है, तो होगा +2। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। यदि न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन लेवल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, फिनोबार्बिटॉन, डायजेपाम, बीटामेथासोन और कैल्शियम ग्लूकानेट। को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी फिनोबार्बिटॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए, तो क्या है, फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन क्या करेगी, इट एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज, जो कि एक एंजाइम है, और ये क्या करेगा, बिलिरुबिन को क्या करेगा, बिलिरुबिन को चेंज करेगा ऐसे फॉर्म में जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। क्या करेगा, बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको चेंज करने का काम करेगा ये एंजाइम, ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो वो क्या है, फिनोबार्बिटॉन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कॉज ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ट्रीट दिस आउटकम इफेक्ट। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन दी जा रही है किसके लिए, इंट्यूबेशन के लिए। तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है यदि, तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होने के लिए कौन सी मेडिसिन है जिससे हम ब्रेडिकार्डिया को यहाँ पर ट्रीट कर पाएंगे। ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, एड्रेनालिन, लिडोकेन और एट्रोपिन। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी ब्रेडिकार्डिया के इफेक्ट को कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो होगी एट्रोपिन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू द ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि मदर RH नेगेटिव है, क्या है, मदर RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव मदर है, तो बेबी को डिलीवर किया है मदर ने, तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा। यदि मदर पूछें तो अलग है और बेबी पूछें तो अलग है, तो बेबी के लिए पूछा है कौन सा टेस्ट किया जाएगा, ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट और एक्सरे। तो यदि RH नेगेटिव मदर है, बेबी को डिलीवर किया है, तो जो टेस्ट बेबी के लिए करवाएंगे वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। कौन सा होगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कहते तो मदर के लिए परफॉर्म किया जाता, इसके लिए मदर के लिए किया जाता, लेकिन यदि डायरेक्ट कॉम टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट इसको हम कहते हैं, कॉम टेस्ट, तो किसके लिए है, बेबी के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन। तो माल रोटेशन का एक टिपिकल सिम्टम कौन सा है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल और विलियस वॉमिटिंग। तो माल रोटेशन का मतलब है जिस जगह जो बॉडी का पार्ट होना चाहिए, इंटेस्टाइन्स होनी चाहिए, वो उस जगह ना होकर कहीं और होंगी, तो पूरी बॉडी के फंक्शन ही डिस्टर्ब होंगे। जो टिपिकल सिम्टम होगा वो होगा विलियस वॉमिटिंग। कैसी होगी, विलियस वॉमिटिंग। ये देखिए माल रोटेशन में जो नॉर्मल पिक्चर है, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिखा रही है इंटेस्टाइन की प्रॉपर पोजीशन, लेकिन जो सेकंड पिक्चर है माल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। माल रोटेशन एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन जो कि प्रॉपरली और कम्प्लीटली रोटेट नहीं हो पाती हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में, और ये कब होगा, डेवलपमेंटल लाइफ में, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। तो यहाँ पर जनरली, और ये अर्ली प्रेगनेंसी में, अराउंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब डेवलपमेंट होता है इंटेस्टाइन का, उसी टाइम पर ये डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर माल रोटेशन का जो फर्स्ट और मेन साइन है वो क्या है, विलियस वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज, और यदि इमेज आपको इस तरीके से दी जाए कि ये क्या है, तो यह है माल रोटेशन। नेक्स्ट वन इज, हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के बेनिफिशियर, दैट मीन्स लाभार्थी कौन है, वुमेन विथ मेंटल इशू, मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, वुमेन विद द इनएबिलिटी टू बियर अ चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति का मतलब होता है प्रेगनेंसी, क्या होगा, प्रेगनेंसी। तो प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की जो लाभार्थी हैं
ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो 2022 के तहत जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की योजना है एक्चुअल में, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो उनके लिए ये जो योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री प्रसूति सहायता योजना। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3-3 हज़ार रुपये है जो दिए जाते हैं, टोटल 3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाएगा और जो शेष बचे हुए 1 हज़ार रुपये रहेंगे जो श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत वुमेन को दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन चेस्ट एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन फोकाई दोनों एक ही टर्म है, किसमें देखने को मिलेंगे? चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो निमोनिया में, एम्पायमा में, ब्रोंकियोलाइटिस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स फोकाई किसमें देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का जब चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो ग्रेन्युलोमा टाइप से, कॉम्प्लेक्स टाइप से दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या कहा गया? गॉन्स फोकाई और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स टिपिकली इन द मिडिल और लोअर जोन्स ऑफ द लंग्स। जो लोअर जोन्स रहेगा लंग्स का या फिर मिडिल लंग्स में यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और ये जनरली या तो प्लूरल इफ्यूजन के कारण भी हो सकते हैं या फिर इनका मेन रीजन होगा, मेन किस डिसीज़ में देखने को मिलेंगे। तो आपको एग्जाम में या तो गॉन्स फोकाई देखने को मिलेगा और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सीरोलॉजिकल एंड विच टेस्ट कॉमनली आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। तो रेबीज है जो टेस्ट है यहाँ पर कौन से टेस्ट से है जो प्रॉपर तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल और कौन सा टेस्ट किया जाएगा? हेमेटोक्रेट, इन्यूलिन क्लियरेंस, ऑस्कल्टेशन और मॉलिक्यूलर टेस्ट। ये क्वेश्चन MPNHM में आया था। तो सीरोलॉजिकल और जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर टेस्ट है दोनों रेबीज को डायग्नोस करने में किए जाते हैं। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी हम जिसको कह सकते हैं कि रेबीज वायरस के जो एंटीजन है आपके ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इनमें से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन से नहीं हैं? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो यहाँ पर अब ऑप्शन A, B, C, D दिए हैं कि A बस है कि B है या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या है? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ये 1975 में लॉन्च किया गया था। फिर दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो 2006 से 2007 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया था। फिर आता है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो कि 2007 to 2008 के बीच में जो 11th 5-year प्लान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत लाया गया था। और हम हर साल नेशनल टोबैको डे कब मनाते हैं? 31 मई को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 to ensure immunization for children up to 2 years of age and the pregnant women। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक प्रोग्राम लाया था। तो यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम क्या है? जो कि 2014 को लॉन्च की गई थी एंड यहाँ पर जो कि 2 साल के बच्चों प्रेग्नेंट लेडीज तक के लिए थी। तो वो कौन सी थी? मिशन इंद्रधनुष। क्या थी? मिशन इंद्रधनुष, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। देन आफ्टर यहाँ पर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम भी आया था 8 अक्टूबर 2017 को, इसके लिए मोदी जी ने लॉन्च किया था। फिर 2.0 आया था जो कि JP नड्डा ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। जो 2.0 था और मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के यदि यहाँ पर आपको सभी के गोल्स पूछे जाते हैं तो ये 2030 तक के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है हमें प्रिवेंटेबल डिसीज़ को लेके, चाइल्ड डेथ को लेके, तो वो यहाँ पर किसके तहत है? मिशन इंद्रधनुष। मेन आपको मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ तो यहाँ पर लॉन्चिंग डेट याद रखना है 25 दिसंबर 2014। 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर कवर किए गए हैं। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम आया, इसी को है जो मॉडिफाई करके लाया गया तो 8 अक्टूबर 2017 को। फिर यहाँ पर
2.0 डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम का 2.0। तो यहाँ पर बी कवरेज क्या रखी गई थी, जो 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। तो वैक्सीनेशन है जो पहली बार कब परफॉर्म किया गया, लुईस पास्चर के थ्रू, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी और एडवर्ड जेनर। तो फर्स्ट जो वैक्सीनेशन है, फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन कब किसके थ्रू करवाया गया, एडवर्ड जेनर। किसके थ्रू, एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन की खोज भी किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में बनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली वैक्सीन कौन सी, वो थी स्मॉल पॉक्स और खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ओरल पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी, डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। नेक्स्ट वन इज, इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट। मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन कवर्ड हैं किसी एक को छोड़कर, डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टीबी एंड पीसीवी, दैट मीन्स न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष में पहले जो इंक्लूडेड वैक्सीन थी वो थी यहाँ पर, जो कि इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, लेकिन जो नहीं इंक्लूडेड है वो कौन सी थी, पीसीवी, न्यूमोकोकल वैक्सीन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष का जो एम था कि 2 साल के एज ग्रुप के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर पहले थी जो 7 प्रिवेंटेबल डिसीज हैं, वैक्सीन से प्रिवेंट करने वाली। मिशन इंद्रधनुष में रेनबो में टोटल 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, तो वही यहाँ पर 7 डिसीज रखी गई थी, डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टिटनस दैट मीन्स डीपीटी, पोलियोमाइलाइटिस, टीबी, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। फिर यहाँ पर 4 वैक्सीन को और ऐड किया गया। पहले 7 थी, जो टोटल पहले 7 रखी गई थी जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम बस था। फिर जैसे जैसे प्रोग्राम मॉडिफाई होते गया वैसे वैसे यहाँ पर वैक्सीन्स को भी ऐड किया गया। तो 7 के बाद यहाँ पर जो 4 वैक्सीन और ऐड की गई वो थी रोटा वायरस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, मीजल्स एंड रोबेला एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड आईपीवी यहाँ पर ऐड की गई। तो आफ्टर दैट 4 वैक्सीन और ऐड की गई। तो यहाँ पर टोटल जो अब यदि पूछते हैं तो पहले तो 7 थी, बट लेकिन नाउ डेज जब चेंज हुए मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में तो टोटल 11 वैक्सीन है जो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज, द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। तो पीएचसी लेवल पर वैक्सीन किस में स्टोर की जाती हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, जिसको हम ILR भी कहते हैं, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम और कोल्ड बॉक्सेस। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो सेकंड चैनल है उस पर भी मैं आपको एक छोटे से टॉपिक के तौर पर ये चीज़ बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। बट फिर भी जो पीएचसी लेवल यदि एग्जाम में आता है कि पीएचसी लेवल में वैक्सीन किस में स्टोर की जाती है, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। टेम्परेचर होता है इसका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आता है डीप फ्रीजर। तो डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 to 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन जिसका टेम्परेचर यहाँ पर है कितना, -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर की जाती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीप फ्रीजर यूज़ किए जाते हैं। यदि WIC पूछें, क्या है WIC पूछें, तो इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप होती हैं वहाँ यूज़ किया जाता है। कोल्ड वैक्स और वैक्सीन कैरियर जनरली सब सेंटर है, यदि वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है और सब सेंटर है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। तो पूरे विश्व में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कहाँ डिटेक्ट हुआ था, सॉरी कब डिटेक्ट हुआ था, 1977 में, 1978 में, 1979 में और 1982 में। तो मैं यहाँ पर आपको हिंट कर दूं कि इंडिया में तो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स का 1975 में। अब जो लास्ट केस है यहाँ पर वो हुआ था सोमालिया में। अब आपको ईयर बताना है कि सोमालिया में लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का पूरे विश्व में से सोमालिया देश में जो डिटेक्ट हुआ था तो वो कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड